नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं 15 या 16 अक्टूबर को। दोनों डेट में से किसी डेट को हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम पुराने पेपरों का एनालिसिस करा रहे हैं, क्योंकि पुराने पेपरों से बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास, अगर आप 15 साल का 10 साल का जो भी पेपर हुआ है उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो उसमें लगभग 100 क्वेश्चन तो रिपीटेड आते ही हैं। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। अब तक ये 2020 का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। इस 2020 के पेपर में मैंने 25-25 करके कुल 5 पेपर में सेट में सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। इसमें से 3 सेट अभी तक हमने पढ़ा दिए हैं, यानी 75 क्वेश्चन को मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को न देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। आज हम 76वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और 100 क्वेश्चन तक पढ़ाएंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का ये 76वां क्वेश्चन है। किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? 76वां क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को 5 श्रेणियों में, कौन कौन सी श्रेणी है? प्रत्यक्षवादी सावयववाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। समाजशास्त्र के सिद्धांतों की इन 5 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है? विकल्प में है आर के मर्टन, टी एस कोहन, मार्टिन डिल और एच आर वैगनर। तो इन पांचों श्रेणियों का विभाजन जो है मार्टिन डेल महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? चार्ल्स कूले, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग भी ध्यान दे करके। सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें पुस्तकों में सिर्फ एक ही पुस्तक है। जो पहली पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक, यही पुस्तक जो है किसकी है? जॉर्ज हट्टन कूले की है। तो इस प्रकार से ए विकल्प सही हो जाएगा। फोकवेज की बात करेंगे तो यह समनर की पुस्तक है। सोशल कंट्रोल की बात करेंगे तो रॉस की पुस्तक है। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी नाम से कई पुस्तकें लिखी गई हैं। बोगार्डस की एक पुस्तक है, कई विद्वानों ने लिखा है। समाजशास्त्र नाम से लगभग 6 विद्वानों ने इस नाम से पुस्तक लिखा है। तो कोई भी नाम ले सकते हैं, ये विशेष पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? ये किसे 2 बार हो गया है, ये नहीं रहेगा। किसे द्विज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण। तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्टिव वाले क्लास में, मैं जब संस्कृतिकरण पढ़ा रहा था, तो आप लोग अगर वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा। संस्कृतिकरण जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों को विस्तृत रूप से बताया था कि द्विज किसे कहा जाता है। यहां भी बता देते हैं। द्विज का मतलब होता है, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भी व्यक्ति होता है, सभी क्या होते हैं? जन्म से शूद्र होते हैं। एक कहावत है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। तो जिनका जनेऊ संस्कार, द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म। इसको भी लिख लीजिएगा, हो सकता है यह भी कभी प्रश्न पूछ ले। शाब्दिक अर्थ होता है दोबारा जन्म, यानी कि कुछ व्यक्तियों का कुछ संस्कारों के माध्यम से दोबारा जन्म कराया जाता है, तब उन्हें क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है।
तो यह होता है जनेऊ संस्कार के माध्यम से। जिन जिन जातियों का जनेऊ संस्कार होता है उन्हें द्विज कहा जाता है, वह होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन्हें द्विज कहा जाता है। इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत, एक्सचेंज थ्योरी को विकसित किया? किसने जो है ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों का अध्ययन किया और उसका क्या किया, आनुभविक अध्ययन करने के बाद एक्सचेंज थ्योरी को विकसित किया था? विकल्प में है सर जेम्स फ्रेजर, डी मेलोनोस्की, पीटर एम ब्लाउ, मार्शल मार्श। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो है जब आयोग ने पहले आंसर की जारी किया था उसमें उसने जेम्स फ्रेजर को माना था कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आदिम जनजातियों का अध्ययन किया और एक्सचेंज थ्योरी दिया था। फिर उसके बाद जो फाइनल आंसर की आती है तो उसमें इसने किसको माना, मेलोनोस्की को माना। ध्यान रखिएगा, जो आयोग ने पहला आंसर दिया था जेम्स फ्रेजर, आप जब गूगल करेंगे या एआई के माध्यम से कहीं से भी आप पता करेंगे तो फ्रेजर तो सही है, पता नहीं क्यों आयोग ने इस आंसर को चेंज कर दिया, अब यह आयोग ही जाने। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चनों में आयोग जो होता है अपने मर्जी से आंसर दे भी देता है। अब किस विद्वान ने इसको माना होगा, किस आधार पे किया होगा, तो ये तो आयोग ही जाने। जबकि अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो जेम्स फ्रेजर ही सही होना चाहिए। अब आयोग में मैं मेलिनोस्की को माना है तो आप लोग मेलिनोस्की को ही लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 80, प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख किया गया है, यह मिला हुआ है। तो यह जो है वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बहुत प्रमुख पुस्तक है, यह वेस्टर मार्क की पुस्तक है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है स्वरूपात्मक संप्रदाय के सभी व्यक्तियों को, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ट्रिक है, जब वी मेट, तो जब से जो होता है जॉर्ज सीमिल हो जाते हैं, तो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा, उसमें जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय का आपको याद हो जाएगा जब वी मेट से, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को कहते हैं, यहां ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप अंतर नहीं करेंगे तो आप सीधा सीधा गलत हो जाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति क्या है, कोर्ट ने उसे माना कि वह क्या है, अपराधी है। पहली तो ये शर्त है कि वह क्या हो, अपराध उसका साबित हो गया। फिर क्या हो जाती है, उसको जेल न भेज करके अच्छा आचरण करेगा तो जो जमानत पे रिहा किए जाते हैं, यानी अपराधी होने के बावजूद क्या किया जाता है, जमानत दे दी जाती है कि आप अपने परिवार के साथ क्या करिए, रहिए और अच्छा आचरण करेंगे, इस आधार पे छोड़ा जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, परिवीक्षा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अपराधी अपराध करने के बाद बहुत गंभीर अपराध नहीं किया है, तब उसे क्या किया जाता है, जमानत दे दी जाती है कोर्ट से कि बहुत बड़ा अपराध नहीं है, अनुमान है कि हो सकता है आप अच्छा आचरण करेंगे, इसलिए आपको छूट दे दी जाती है। पैरोल के बारे में बात करेंगे तो पैरोल सीधा क्या होता है, इसमें भी जेल में रखने की बजाय छोड़ दिया जाता है, किंतु क्या होता है, आपने अधिकांश समय अपना जेल में व्यतीत कर लिया हो। जब कोई अपराधी अपराध साबित होने के बाद लंबे समय तक, यानी आजीवन कारावास या लंबे समय तक जो है वो
जेल में व्यतीत किया हो और उसका आचरण देखने में लगता है जेलर को कि इसका आचरण बहुत अच्छा है, तब उसे क्या हो छोड़ दिया जाता है कि नहीं अब यह अच्छा जीवन व्यतीत करेगा, उसे समाज में छोड़ दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है पैरोल। एक चीज और होती है पैरोल के संदर्भ में, कभी कोई परिवार में शादी विवाह या किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी अपराधी को छोड़ा जाता है, तो उसे कहा जाता है पैरोल। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि संजय दत्त को जो सजा मिली हुई थी, हमारे जो हीरो हैं उनको सजा मिली हुई थी, तो उनको विवाह के समय पे छोड़ा गया था, तो ये जो है उनको पैरोल पे छोड़ा जाता है। अब उन्हें सजा से मुक्त भी कर दिया गया, तो ये क्या किसके अंदर आएगा, वो पैरोल के अंदर आएगा। दोनों में सिर्फ बेसिक अंतर यह है कि परीक्षा में क्या होता है, इसे जेल नहीं भेज करके समाज में ही छोड़ दिया जाता है। पैरोल में क्या होता है, जेल में भेजा तो जाता है, अच्छे आचरण करने के बाद वह क्या आता है, बाहर आता है, तो ये दोनों में अंतर है। अगला है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन। यह पुस्तक किसकी है, लेखक का नाम पूछा है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आधुनिक भारतीय समाजशास्त्री हैं योगेंद्र सिंह, जो चूरनाखेड़ी गांव का अध्ययन करते हैं। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन यानी कि भारतीय परंपराओं का जो है मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इसके संदर्भ में ये चर्चा करते हैं, तो ये ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्धनता का कारण है। निर्धनता के कारण के बारे में पूछा है कि निर्धनता के क्या कारण हैं, तो निर्धनता का कारण क्या है, एक अशिक्षा है, ये बात सही है, क्योंकि शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, वह अपने देश में नहीं मिलेगा कहीं दूसरी जगह जाके कर लेगा, लेकिन अगर वह शिक्षित है तो वह बेरोजगार नहीं होगा, और बेरोजगार नहीं होगा तो उसके पास धन तो रहेगा ही। जनसंख्या वृद्धि, समाज में जनसंख्या अधिक होने के कारण लोगों के पास क्या है, रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, इसकी वजह से भी गरीबी आती है, निर्धनता आती है। बेरोजगारी, समाज में रोजगार नहीं है तो भी निर्धनता आएगी, तो यह सभी कारण क्या हैं, निर्धनता के लिए जिम्मेदार है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। युद्ध क्या है, सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है, ये किसने कहा है, तो युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है, इलियट एवं मैरिल महोदय द्वारा कहा गया है, तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एलियट और मैरिल महोदय ने कहा कि युद्ध सामाजिक विघटन का सबसे उग्र है, इससे उग्र कुछ हो ही नहीं सकता विघटन के मामले में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन में इंग्लिश में हिंदी में क्या है, संरचनाकरण, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चराइजेशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चराइजेशन की बात जो है एंथोनी गिडिंस महोदय ने किया है, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता, यानी समाजशास्त्र के संस्थापक पिता किसे माना जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं समाजशास्त्र के पिता कौन है, अगस्त कामते हैं। एकात्मिक पिता के बारे में बात करेंगे तो दुर्खिम हो जाएंगे, संस्थापक पिता की बात करेंगे तो कामत हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म से शिक्षाओं से जोड़ा है। प्रोटेस्टेंट की शिक्षाएं जो होती हैं, इस प्रकार समझने का प्रयास कीजिए, प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाएं या नीतियां जो हैं वो पूंजीवाद के विकास में योगदान करती हैं, ऐसा किसने कहा है, तो एक पुस्तक आई थी द प्रोटेस्टेंट इथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्ट धर्म की नीतियां क्या सहायक करती हैं, तो यह मैक्स वेबर की पुस्तक है, तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा कि आर्थिक परिस्थितियां ही समाज की सभी परिस्थितियों को निर्धारित करती हैं, यानी आर्थिक कारण है जो निर्धारित करता है समाज में क्या होगा, किस प्रकार का समाज होगा, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा,
तो मैक्स वेबर महोदय ने उनके क्रिटिक में उनका खंडन करते हुए कहें कि आप सही हो सकते हैं, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप पूर्णतः सही नहीं हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है, धर्म भी पूंजीवाद के विकास में सहायक होता है। तो इसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। अगली बात है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में, यह मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। आप लोगों को मैंने बताया था कि 33% आरक्षण, मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो इसमें बना दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बताया था कि 2020 वाले में कोई प्रश्न नहीं आया है, तो दोस्तों 2020 में भी ये प्रश्न आया हुआ है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, तो ये पूछा हुआ है। तो यह जो है पंचायती राज की बात जो है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन से दिया गया था। इसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। कुछ राज्य जो है 50% भी इसको बढ़ा के कर दिए हैं, तो यह राज्यों पर निर्भर करता है, यह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा, इसी को कहते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा इंग्लिश में ही पूछा हुआ है, क्योंकि पेपर में ही इंग्लिश में दिया है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात कौन करता है, तो मैंने उसी को हिंदी और इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, तो वही मैंने लिख दिया। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हिंदी में यह होता है। इसकी बात जो होती है कौन करता है, तो यह ब्लूमर महोदय करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। यह जाति की परिभाषा है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है कि जब वर्ग पूर्णतया क्या होता है, वर्ग किस पर हो जाए, पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित हो जाए तो उसे हम जाति कहते हैं। यह कूले महोदय ने परिभाषित किया है, जाति की परिभाषा कूले की है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना, यह भी प्रश्न ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं, तो राजा राम मोहन राय महोदय ने इसको किया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 94 प्रश्न की बात करेंगे, सामान्यीकृत अन, जनरलाइज अदर की बात कौन करता है, अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है, यस फ्रायड, कूले, ब्लूमर, मीड। तो जनरलाइज अदर की बात करेंगे तो यह मीड की अवधारणा है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा यहाँ पे यह है सर्व नहीं, सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं को विकास किया। अभी मैंने पिछली वीडियो में ही इसको बताया था। लघु परंपरा और बृहद परंपरा की बात कौन करता है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय करते हैं। उन्हीं अवधारणाओं को जोड़ते हुए लघु परंपरा जो है बृहद परंपरा में बदल रही है, और बृहद परंपरा जो है लघु परंपरा में बदल रही है। अगर वो लघु परंपरा में हो रही है तो संकुचितीकरण हो रहा है, बृहद परंपरा में बदल रही है तो सार्वभौमिकीकरण हो रहा है। ऐसी बात जो है मैकमेरियड महोदय ने किया है। तो यह सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजात केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म की अवधारणा शब्द किससे सन्निविष्ट किया, किसने दिया है निजात केंद्रीवाद, तो टाइनवी, जॉनसन, कूले एवं समनर। तो यह जो है निजात केंद्रीयवाद जो है समनर महोदय का है। इसमें इन्होंने बताया है कि अपनी जातियों को अच्छा मानना या अपने समाज को अच्छा मानना, उसको दूसरे को निम्न मानना, इसे कहा जाता है निजात केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म। यह समनर की अवधारणा है।
अगला प्रश्न है 97 प्रश्न 97, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। ध्यान रखिएगा, यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो प्रकार्य शब्द की बात करेंगे तो पहली बार प्रकार्य की बात कौन करता है? स्पेंसर। अगर प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो पहली बार प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की बात कौन किया था? तो इमाइल दुर्खिम। ये इसको आप लोग रट लीजिएगा। प्रकार्य शब्द की बात करेंगे तो स्पेंसर, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो इमाइल दुर्खिम। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? अभी 3 प्रश्न पिछली वीडियो में आ चुके हैं कि प्राथमिक संबंधियों की बात जो है मर्डाक महोदय करते हैं। 8 प्राथमिक हैं, 33 द्वितीयक हैं, 151 जो है तृतीयक नातेदारों की श्रेणी रखी गई है मर्डाक द्वारा। तो 8 प्राथमिक में माता है, पिता है, भाई है, चाचा जो है द्वितीयक नातेदार में आते हैं। यानी कि प्राथमिक के जो प्राथमिक होते हैं वो द्वितीयक नातेदार कहे जाते हैं। तो माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, यह सब जो है प्राथमिक नातेदार में आते हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ आणविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ आनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। किसने कहा है? रॉबर्ट बीर स्टीड, मैकाइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस। तो दोस्तों यह परिभाषा जो है रॉबर्ट बीर स्टीड महोदय की है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? इसमें पूछा हुआ है कौन समुदाय का उदाहरण है, किसे कहा जाएगा? तो एक व्यापारिक संघ, यह संघ या समिति है। वर्ण क्या है? इसे समुदाय नहीं कहा जाएगा। अभी बताते हैं, समुदाय की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल, तो यह भी जो है, ये तीनों जो है समुदाय के उदाहरण नहीं है। जनजातीय समूह जो है समुदाय का उदाहरण है। तो समुदाय के संदर्भ में यह क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें 2 चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है निश्चित स्थान होता है। इसमें स्थान होना ही चाहिए। यदि स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है तो उसे समुदाय नहीं कहा जाएगा। दूसरी चीज क्या है? हम की भावना या सामुदायिक भावना। जहां पे हम की भावना या सामुदायिक भावना और निश्चित स्थान हो उसे ही समुदाय कहा जाएगा। ये 2 चीजें नहीं है तो समुदाय नहीं कहा जाएगा। तो देखिए, व्यापारिक संघ में जरूरी नहीं है कोई निश्चित स्थान हो। हम की भावना भी, वर्ण के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, राजनीतिक दल के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। तो जनजातियों के संदर्भ में यह लागू होता है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न यह भी बन जाता है कि घुमंतू जनजातियों को समुदाय कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। तो घुमंतू जनजातियों को भी समुदाय कहा जाता है। क्यों घुमंतू जनजातियों को समुदाय कहा जाता है? क्योंकि इनका एक निश्चित क्षेत्र होता है घुमंतू जनजातियों का। इसी के बीच में, कैसे आज यहाँ है तो कल यहाँ, परसों यहाँ, हो सकता है यहाँ, इस तरीके से एक निश्चित क्षेत्र में ही भ्रमण करती हैं। इसलिए घुमंतू जनजातियों को भी समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार से 100% मतलब 100 प्रश्न पूरे हो गए दोस्तों। अब एक लास्ट प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, तो वह भी हम अगले दिन ला देंगे। तो इस प्रकार से 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट ये पूरा हो जाएगा।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।